एक वृक्ष कभी भी पुराने पत्तों के गिरने का शौक नहीं मनाता, वो हमेशा ही नए पत्तों के सृजन में खुद को व्यस्त रखता है। साथियों, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला जो अपना वो चल रहा था, जो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया अपनी चल रही थी। संयोजन का मतलब ये था कि कोई दो अभिकारक आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे होंगे, और वहीं पर वियोजन जो अभिक्रिया होती है वो या तो किसी प्रकाश की उपस्थिति में या उष्मा की उपस्थिति में या फिर विद्युत धारा की उपस्थिति में वो क्या होता है कि वो अलग अलग अभिकारकों के अंदर रूपांतरित हो रही थी। ठीक है ना। तो ये जो चीजें थी वो हमने पिछली क्लास के अंदर देख ली थी। आज आपके सामने ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो जो है वो छोटा बने, आपको कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल हो। क्लास छोटी होती है और अपनी क्लासेज जो है वो रिकॉर्डेड है। लाइव का अभी तक वो क्या है कि अपना छोटा सा परिवार है, तो लाइव वाला जो है अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम लाइव क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे और आपके लिए कुछ नया करने का मौका जो है वो जरूर मिलेगा। तो ये आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिल रही हैं और आपको शायद अच्छी भी लग रही होंगी। देखिए साथियों, पहले यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, हमने संयोजन अभिक्रिया देख ली थी। ये एक वियोजन अभिक्रिया का है, यानी कि एक अपघटनीय अभिक्रिया आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, देखना साथियों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ 2PbNO3, यानी कि अगर मैं इसका आपको नाम बता दूं कि इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है साथियों लेड नाइट्रेट। क्या होता है साथियों? लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये होता है Pb यानी कि लेड, NO3 की होल्ड वाइज है, यानी कि ये क्या है? नाइट्रेट है। NO3 को बेसिकली हम नाइट्रेट पढ़ते हैं। दो यानी कि इसके दो अणु इसने ले रखे हैं। ठीक है, हीट की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है, यानी कि जब आप क्या करते हैं, आपके पास मान लो हथेली के अंदर या किसी हथेली तो नहीं कह सकते, परखनली के अंदर क्या है आपके पास? लेड नाइट्रेट है। क्या है? लेड नाइट्रेट है। तो लेड नाइट्रेट है तो आप उसको क्या करते हैं, जब आप उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। हीट का मतलब है आप उसको क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं, आप उसको गर्म कर रहे हैं। जब आप इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये क्या किस में टूटेगा? ये लेड ऑक्साइड में टूटेगा। किस में टूटेगा साथियों? ये लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा। अब लेड ऑक्साइड में तो टूट जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या बनाएगा? आप देखेंगे जब आप परखनली लेकर के उसको गर्म कर रहे होंगे, आप परखनली लिया आपने बीकर के ऊपर रखा, आप जो बर्नर आता है अपना, आप उसके ऊपर रखेंगे तो परखनली के अंदर से एक ब्राउन कलर का जो है वो धुआं निकलता है। किस कलर का निकलता है साथियों? ब्राउन कलर का निकलता है। वो कलर आपको याद में रखना है। वो कलर किस चीज का होता है? वो इसका होता है। कैसा कलर होता है साथियों? भूरा रंग होता है, ब्राउन कलर जिसे हम बोलते हैं। और ये क्या है? यानी कि देखो NO2 है। क्या है ये? NO2 है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है ये? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, आप समझदार हैं इतने, हाँ राइटिंग पे मत जाना। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन यानी N का एक है, डाई ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। देखो इसके चार आएंगे और यहाँ पे जो गैस मुक्त हो रही है वो कौन सी गैस हो रही है? वो आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। कौन सी गैस मुक्त हो रही है साथियों? ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। आपको अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। देखो एक बार, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं आपको समझा देता हूं। आपने क्या लिया? लेड नाइट्रेट लिया। तो आप इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे दो लगाते हैं और आगे भी क्या लगा देते हैं? दो लगा देते हैं। यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है साथियों? लेड ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनेगा। देखना, क्योंकि देखो Pb यहाँ पे कितने हैं? दो हैं, तो यहाँ पे Pb कितने आ गए? दो आ गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ गए? दो आ गए। देखो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? टोटल आप ऑक्सीजन के परमाणु गिन लो। 3 दुआ 6, 6 दूनी 12, तो दो है, तो दो आगे है, इसलिए 6 दूनी 12 हो गए। तो आपको टोटल इधर भी कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? तो आप बोलेंगे कि भैया ये तो 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु इधर भी कितने आने चाहिए? आपने बोला था कि भैया जी 12 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 12 आने चाहिए। देखो दो आ गए। देखो 4 दूने 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, यानी कि ऑक्सीजन के परमाणु तो हो गए कंप्लीट अपने। अब देखो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बचा है अपने पास? 4 बचे हैं। क्या? नाइट्रोजन बचे हैं। तो इधर ढूंढो भैया कितने हैं? दो तो हैं यही, तो एक आगे दो है, तो 2 दूने 4, तो 4 क्या है अपने पास? नाइट्रोजन है। तो यानी कि अपनी अभिक्रिया जो है वो क्या है? संतुलित है।
कैसी अभिक्रिया अपनी? संतुलित अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है, जो हम यहाँ पे अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे कि सर एक अपने पास यौगिक था, वो अलग अलग यौगिकों के रूप में या तत्व के रूप में टूट गया है। एक अभिकारक था, वो उसने अलग अलग हीट लेकर के अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं, तो आप बोलेंगे टूटा है। एक आदमी है जो 2-3 टुकड़ों में टूट चुका है। एक आदमी है जो कितने टुकड़ों में टूट चुका है? 2-3 टुकड़ों में टूट चुका है। ये इसके अलग अलग टुकड़े बिखरे पड़े हैं, तो इनके अलग अलग टुकड़े हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका अपघटन हो चुका है। अगर ये तीनों जुड़कर के ये बना रहे होते, तो 3 आदमी थे, 3 आदमी हैं, मिलकर के क्या हो गए साथियों? एक हो गए। इसका मतलब उन्होंने क्या कर लिया? संयोजन कर लिया। तो वो कौन सी विक्रिया हो जाती? वो हो जाती है आपकी संयोजन। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। तो आपको एक चीज ध्यान में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि NO2 जो है वो कैसा कलर छोड़ेगा? भूरा कलर छोड़ेगा। तो लैंग्वेज के अंदर इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, घुमाने वाला क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है कि जब आप 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेते हो, उसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो, आपको अगला लैंग्वेज में उलझाएगा। एग्जामिनर जो होता है वो आपको लैंग्वेज में उलझाने का प्रयास पूरा करेगा, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहता कि आप इजीली किसी क्वेश्चन को कर पाए। प्रश्नली के ऊपर किस कलर का धुआं आएगा ऐसे पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि जो भूरे रंग का धुआं आता है वो किसके कारण आता है। तो आपको दोनों तीनों क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कवर हो गए। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि देखो ये तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यौगिक बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है? यौगिक बन रहा है। लेकिन अकेला जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन तो किसी के साथ यौगिक नहीं बन रहा है, ये अकेला तत्व ही पड़ा है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें जो मुक्त गैस होती है वो कौन सी होती है? तो आप बताएंगे कि सर ऑक्सीजन जो है वो बिना किसी यौगिक बनाए और वो डायरेक्ट क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। तो इसके ऊपर जो मुक्त होने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस इस पे मुक्त होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनने का जो पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है। वो लैंग्वेज के अंदर भी हो सकता है, वो हो सकता है आपको अभिक्रिया दे दे, वो हो सकता है आपको अभिक्रिया लैंग्वेज के अंदर दे दे, क्योंकि ये नाम जो है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यही एक एग्जाम्पल है अपने पास और है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2FeSO4। ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। 2FeSO4 7H2O। अब कल वाली जो क्लास थी, क्लास नंबर 2 जो थी, उसमें मैंने आपको इसका नाम बताया था। तो आप बेसिकली इसे क्या पढ़ते हैं? फेरस सल्फेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फेरस सल्फेट पढ़ते हैं। फेरस सल्फेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं आप इसे? फेरस सल्फेट पढ़ते हैं। और इसके अंदर जल के कितने अणु डाले हुए हैं? तो आप बोलेंगे कि सर कल आपने बताया था कि इसमें 7 जल के अणु डाले जाते हैं। ये जो क्रिस्टलन जल की मात्रा है वो कितनी होती है? इसमें 7 होती है। कितनी होती है भैया जी? 7 होती है। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि हम फेरस सल्फेट से ये 7 जल के अणु क्या कर दें? गायब कर दें। तो आपके पास सीधा सा तरीका ये है कि आप इसको क्या करेंगे? आप इसको गर्म करेंगे। आपके पास एकदम नॉर्मल सा तरीका है कि पानी को भाप बना के आप उड़ा सकते हैं। तो आप इसे गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा। पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन और क्या हो जाएगा उसके साथ साथ? तो आपने क्या किया? फेरस सल्फेट को गर्म किया। इसका सामान्य नाम भी आपको याद रखना है। इसका सामान्य नाम क्या बताया था मैंने आपको कल? इसका सामान्य नाम आपको बताया था मैंने हरातोथा। क्या बताया था साथियों? हरातोथा बताया था, यदि आपको याद है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप कल वाली क्लास को फिर से देखें। यहां पे क्या बन गया? देखो यहां पे बन गया Fe2O3। एक बार आप देख लीजिए, लास्ट में आपको दोबारा समझा दूंगा। ये क्या बन गया साथियों? यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया साथियों? फेरिक ऑक्साइड बन गया। आप सिर्फ इसे अभिक्रिया की दृष्टि से न देखें, आप ये भी देखें कि आपको फेरस सल्फेट का फॉर्मूला याद हो चुका है, आपको फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला याद हो चुका है। ठीक है, तो आप इसे इस दृष्टि से भी देखते जाएं, क्योंकि यही जो है वो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आगे जाकर के बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसे हम और भी बोलते हैं, इसका एक अन्य नाम और भी है। इसे क्या बोलते हैं? हेमेटाइट बोलते हैं। साथियों क्या होता है कि जो साधारण नाम होते हैं ना, वो आपको ज्यादा फोकस करना है। वो जो साधारण नाम होते हैं उन पे आप ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि बेसिकली यही ज्यादा पूछे जाते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, पायरेराइट, जैसे अलग अलग आते जाएंगे,
तो हम क्या करेंगे, एक साथ नहीं करके धीरे धीरे एक एक दो दो करके करते जाएंगे। जब आप एक एक दो दो करते हैं तो आपका माइंड जो है वो उसको मतलब हैवी फील नहीं करता, वजन नहीं लगता उसे, और धीरे धीरे चीजें कब याद हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे चीजें एक एक दो दो करके पढ़ेंगे तो, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं, तो वैसे तो आपको याद ही होंगे। मैं तो यहाँ पे आपका हेमेटाइट बन गया। SO2 है तो यहाँ पे SO2 को आप क्या पढ़ते हैं, SO2 को आप क्या पढ़ते हैं, SO2 को आप पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं आप इसे, सल्फर, दो है तो डाई लगाएंगे आप, और O है तो क्या लगाएंगे आप, ऑक्साइड लगाएंगे। ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे है साथियों SO3। क्या है, SO3 है। तो SO3 को आप क्या पढ़ते हैं, SO3 को आप पढ़ते हैं S तो यानी कि सल्फर, 3 है तो ट्राई आ जाएगा, और O है तो क्या आ जाएगा, ऑक्साइड आ जाएगा। आपको इनका रट्टा नहीं मारना है, आपको इन चीजों को समझते जाना है। आप रट्टा मारेंगे तो आप भूल जाएंगे। देखो, एक होता, मान लो, जैसे थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, यदि एक होता तो आप क्या लिखते, एक होता तो आप लिखते पॉली, क्या लिखते, पॉली लिखते। दो है तो आप क्या लिखते, दो है तो आपने लिख भी दिया है कि दो है तो सर हम लिखेंगे डाई। तीन है तो हम क्या लिख रहे हैं, ट्राई। चार है तो क्या लिखते हैं, टेट्रा। पांच है तो पेंटा। छह है तो हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, डेक, ऐसे 6 7 8 9 10 में आता जाएगा। तो पॉली, डाई, ट्राई, आप बेसिकली ये चार याद रखें। पांचवा भी चलो पेंटा याद रख लो, इससे ज्यादा वैसे भी नहीं पूछा जाता, और ज्यादा ही मैं 6 का भी याद रख लो, हेक्सा, इससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं। तो पॉली, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, डेक, ऐसे आता जाएगा। अनडेकेन, डोडेकेन, आगे बहुत सारी ये लंबी श्रृंखला चलती जाती है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली 6 तक ही याद रखने हैं, ज्यादा हमारे काम के हैं भी नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे आपको मैं एक दो चीजें आपके यदि दिमाग में घूम रही हैं, आपने पिछली रिएक्शन को यदि ध्यान से पढ़ा है तो आपके मन में कुछ सवाल आने चाहिए। वो आने इसलिए चाहिए क्योंकि पिछली रिएक्शन में हमने क्या किया था, हमारे पास एक ऐसा पदार्थ था जिसे हम क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। आपके पास लेड नाइट्रेट था तो आप उसको क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। यहाँ पर इस बार आपके पास फेरस सल्फेट है, आप फिर से क्या कर रहे हैं, इसे गर्म ही तो कर रहे हैं। भाई आपके पास परखनली के अंदर फेरस सल्फेट है तो आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे गर्म ही तो कर रहे हैं। अरविंद तात्तो ही तो करने लग रहे हैं, हाँ। गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, गर्म कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगी। भाई एक सिंगल आदमी पड़ा है, आप उसको मतलब गर्म कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा। किसी इंसान को आप इतना गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, लास्ट में टूट ही जाएगा। तो वो टूट चुका है, कितने टुकड़ों में टूट चुका है, वो 3 टुकड़ों में टूट चुका है। हाँ, कितने टुकड़ों में टूट चुका है, 3 टुकड़ों में। उसके टुकड़े हो गए टोटल कितने, 3 हो गए। कौन कौन से हो गए हैं, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि जब आपने परखनली के अंदर FeSO4 डाला, परखनली के अंदर क्या किया आपने, FeSO4 डाला, ये आपके पास कोई परखनली थी, आपने इसके अंदर FeSO4 डाला, यहां से आपने क्या किया, इसके अंदर आग लगा दी। ये आपके पास कोई मोमबत्ती थी मान लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके अंदर जो है वो क्या कर दिया, आपने इसके अंदर आग लगा दी, ठीक है। क्या लगा दिया आपने, इसके अंदर आग लगा दी। ये आपके पास कोई मोमबत्ती पड़ी है, तो आपने जब इसके ऊपर आग लगा दी, क्या लगा दी, आग लगा दी, तो यहां से क्या निकलेगी, कोई ना कोई गैस निकलेगी। क्या निकलेगी साथियों, कोई ना कोई गैस निकलेगी। कोई ना कोई यदि गैस निकल रही होगी तो वो उस गैस का कलर कैसा होगा, आपको वो गैस का कलर बताना है। तो आप इधर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिख रखा है, हरा थोथा लिख रखा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर इससे तो कौन सी गैस निकलेगी, हरे कलर की गैस निकलेगी। किस कलर की निकलेगी साथियों, हरे कलर की गैस निकलेगी। तो ये जो चीज है, जो आप हरा कलर ला पा रहे हो, तो वो कैसे ला पा रहे हो, क्योंकि आपने क्या लिया है, आपने हरा थोथा लिया है। तो वो जो गैस आती है वो किस कलर की आती है, हरे कलर की गैस आती है। तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे कि इससे हरे रंग की गैस या हरे रंग की भाप मुक्त होती है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा आप ये देखेंगे कि जब आप ऐसी FeSO4 को गर्म करते हैं तो इससे एक स्मेल आती है। क्या आएगी, इससे एक स्मेल आएगी। वो स्मेल किस प्रकार की होगी, देखो, वो जो गंध आती है, क्या आती है, गंध आती है, एक हल्की सी क्या आती है, स्मेल आती है। जो हल्की सी स्मेल आएगी इसमें से, तो वो किस प्रकार की स्मेल आएगी, देखना साथियों।
वो जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? वो आती है साथियों सल्फर के कारण, क्योंकि आपने आगे क्या बनाया है, SO2 बनाया है, एक आपने आगे SO3 बनाया है। क्या दो चीजें बनाई हैं? तो दो चीजें बनाई हैं, तो जो भी गंध आ रही है वो किसके कारण आ रही है? इसके कारण आ रही है, क्योंकि सल्फर में जो है वो क्या आती है, भयंकर गंध आती है। और सल्फर जो है बहुत ही काम की चीज है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, सल्फर से। तो ये एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में आपको मैं एक मतलब ऐसे मान के चलो कि अपनी एक पूरी क्लास रहने वाली है सल्फर पे। फिर भी बेसिकली एक दो चीजें मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूं, और आगे जब अपन लोग सल्फर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तब इसके बारे में और पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं, आगे इस बहाने अपना रिवीजन भी हो जाएगा, दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो साथियों, आपने LPG गैस का नाम सुना होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो अपनी, हालांकि जो कार्बन का चैप्टर आएगा उसमें अपनी इस पे भी पूरी चर्चा रहेगी। ये वैसे ही एक अलग चर्चा का पार्ट चल रहा है अपना, यहाँ का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं बस। LPG के अंदर आप क्या देखते हैं, गंध आती है। क्या आती है साथियों? गंध आती है LPG के अंदर। वो किसके कारण आती है? वो आप बोलेंगे कि सर हमने एक नाम सुना है एथिल मरकैप्टेन, या आप उसे बोलते हैं थायोल मरकैप्टेन। वो जो थायोल मरकैप्टेन नाम आप लेते हैं, क्या लेते हैं साथियों आप नाम में? आप लेते हैं थायोल मरकैप्टेन, थायोल मरकैप्टेन। ठीक है, क्या नाम लेते हैं आप? थायोल मरकैप्टेन। कैप्टन मर ऐसे नहीं है, मर कैप्टन है। आप कभी ऐसे पढ़ लो कैप्टन मर गया, ऐसे नहीं है, मर कैप्टन है, ठीक है ना? लेकिन आपको याद रखने का तरीका है, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। ये जो थायोल लिखा हुआ है, ये थायोल लिखा जाता है किसके कारण? इस सल्फर के कारण लिखा जाता है। किसके कारण लिखा जाता है? सिर्फ और सिर्फ सल्फर के कारण लिखा जाता है। और वो जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? थायोल के कारण आती है। एक आप पढ़ते हैं रबर का वेल्किनीकरण। क्या पढ़ते हैं आप? रबर का वेल्किनीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, लेटेक्स की जो आप सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं वो वाली चीजें, तो वहां पे भी आप किसको काम में लेंगे? रबड़ को काम में लेंगे। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे दोबारा बता दूंगा। देखो, जब आप क्या करते हैं, जब आप चांदी की अभिक्रिया यानी कि सिल्वर की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? सल्फर के साथ करवाते हैं, तो ये बना लेता है साथियों Ag2S। क्या बना लेता है ये? Ag2S बना लेता है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं साथियों? ये सिल्वर सल्फाइड हो गया, यानी कि इसे हम सामान्य नाम पढ़ते हैं इसका अर्जेंटाइट। क्या पढ़ते हैं? अर्जेंटाइट पढ़ते हैं। अर्जेंटाइट जो होता है वो किस कलर का हो जाता है? वो मतलब मटमैले कलर का हो जाता है। बेसिकली चांदी जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, लेकिन वो सल्फर के साथ वायुमंडल में उपस्थित एक ऐसे पदार्थ के साथ क्रिया करती है जिसके पश्चात वो एक मलिन पड़ जाती है, यानी कि चांदी क्या हो जाती है? काली हो जाती है। जैसे मान लो किसी के पास चांदी की अंगूठी जैसे ये है, ये कभी कभी क्या हो जाती है कि मलिन पड़ जाती है। तो इसने मतलब क्या किया है, ये एक चांदी की अंगूठी है, चांदी का छल्ला है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जब आप इसे क्या करेंगे, जब आप ये जो अभी किसके साथ, वायुमंडल में उपस्थित जो सल्फर होता है उसके साथ ही क्या करेगी? रिएक्शन करेगी। और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा कि ये किस कलर की हो जाती है? ये आप देखेंगे कि किस कलर की हो जाती है? मलिन पड़ जाती है, यानी कि थोड़ी सी काली पड़ जाती है। तो वो किसके कारण पड़ जाती है? तो वो आप देखेंगे कि सल्फर के कारण पड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वो किसके कारण काली पड़ जाती है, तो आप बताएंगे सल्फर के कारण काली पड़ जाती है। दूसरा आप ये देखते हैं कि चांदी, जैसे चांदी का चम्मच बनवा लिया आपने, क्या बनवा लिया आपने? चांदी का चम्मच, ठीक है। वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई वाला चांदी है ये। तो आपने क्या किया, उस चंदू की चाची को बोला कि चाची जी आप एक काम करो, आप चांदी के चम्मच से क्या खाइए? अंडे खाइए। लेकिन चाची बड़ी होशियार थी, बोले क्यों भाई, मेरे को मारना चाहते हो क्या? मैं तो चांदी की चमची से चटनी तो चाट सकती हूँ, लेकिन अंडे आज खाऊं उनको ये काल खाऊं। तो चांदी की चमची से उसने अंडे खाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो चंदू की चाची ने चांदी की चमची से अंडे खाने से मना क्यों कर दिया? तो वो बोलेंगे कि चंदू की चाची ने अपनी क्लास देखी थी क्या? अपनी क्लास नहीं देखी होगी उसने, लेकिन उसने किया होगा, उसने पढ़ा होगा साइंस को। उसने साइंस को इसलिए पढ़ा होगा क्योंकि वो साइंस की स्टूडेंट रही होगी। देखो, वो क्या होता है कि चांदी जो होती है वो सल्फर के साथ, देखो अंडे में क्या पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है सल्फर। क्या पाया जाता है अंडे में? सल्फर पाया जाता है। और अंडे के अंदर जब सल्फर पाया जाता है तो चांदी क्या करती है? सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके एक जहरीला पदार्थ बना लेती है, जिसके कारण
उस चंदू की चाची की मृत्यु भी हो सकती है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बीमार जरूर पड़ सकती है, तो चंदू की चाची बीमार नहीं होना चाहती है, इसलिए वो चांदी की चम्मच से क्या नहीं खाएगी, अंडे नहीं खाएगी। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई सल्फर के बारे में बातें। जैसे सल्फर की खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है, लेवोसियर ने उसकी खोज करी थी। सल्फर कई टाइप का होता है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, डेल्टा सल्फर होता है, अल्फा सल्फर होता है, बीटा सल्फर होता है, अलग अलग प्रकार का सल्फर भी होता है। फिर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, एक से दूसरे के अंदर उसे चेंज भी कर सकते हैं। सल्फर का एक संस्कृत में नाम भी होता है। सल्फर की उत्पत्ति संस्कृत भाषा का एक शब्द है सल्वरी, उससे हुई है। सल्वरी को क्या बोलते हैं, सल्वरी का मीनिंग होता है तांबे का नाशक। क्या मीन होता है इसका, इसका मीनिंग होता है तांबे का नाशक, यानी कि ये तांबे का नाश कर देता है। तो तांबे के नाशक के रूप में भी कई बार सल्फर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये सल्फर की बातें हैं। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा के लिए। जो आप अम्लीय वर्षा का पढ़ते हैं वहां पर भी ये क्या आती है, अम्लीय वर्षा के लिए मतलब मुख्य उत्तरदायी गैस जो होती है वो आपका सल्फर होती है। तो सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय वर्षा के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। पीएच का मान उनका 5.6 से क्या रहता है, उस वह पानी जिसकी पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या होता है, आपका अम्लीय वर्षा का जल कहलाता है। तो ये अम्लीय वर्षा के बारे में, तो ये सल्फर के बारे में एक सामान्य जानकारी है। आगे फिर से अपना जब सल्फर का पार्ट आएगा मैं आपको फिर से यही चीजें रिपीट कर दूंगा सल्फर के अंदर। ठीक है, तो एक बार चलिए अपने उन्हीं अभिक्रियाओं के ऊपर चलते हैं। आगे एक अभिक्रिया है, चलो उससे पहले इनसे पहले थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं इस अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया देखना साथियों, विस्थापन का अर्थ क्या होता है। एक अपन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, बेसिकली आप एक एग्जांपल से समझिए, एक साधारणतया एक हम उदाहरण लेते हैं। आप मान लो किसी बस में बैठे हैं, आप बस में बैठे बैठे यात्रा कर रहे हैं। आप 3 वाली सीट पे बैठे हैं, मान लो आप 2 वाली पे बैठे हैं। आप मान लीजिए आप 2 वाली पे बैठे हैं। आप मेरी तरह हट्टे कट्टे हैं, एकदम नौजवान हैं। मैं अपने आप को हट्टा कट्टा इसलिए बोलता हूं ताकि मैं कमजोर फील ना करूं। आप मेरी तरह हट्टे कट्टे हैं, बैठे हैं आराम से, तभी एक कोई और आता है। जैसे मान लेते हैं कि आप नर हैं, एक मादा आती है, आपको बोलती है कि आप भैया थोड़ा उधर खिसकिए। तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर लेते हैं कि आप थोड़ा खिसक जाते हैं। खिसक जाते हैं तो वो धीरे 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 आपको तो वहां से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है और खुद आपका स्थान ले लेती है। अभिक्रिया कर दी इसने, विस्थापन अभिक्रिया कर दी। विस्थापन अभिक्रिया के लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं। आपने एक बहुत ही अच्छा विलियन है, एक कॉपर सल्फेट, बहुत ही शुद्ध आदमी है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बैठा था बेचारा आराम से, फिर आया क्या, लोहा आया। क्या आया, लोहा आया। कॉपर की और सल्फेट की अच्छी गहरी मित्रता थी। कॉपर ने सल्फेट के साथ मिलकर के एक नया विलियन बना रखा था। उस विलियन का नाम मैंने आपको कल बता दिया था। क्या नाम था उसका, कॉपर सल्फेट था। अच्छा कलर था उसका, यानी कि उसका एकदम नीला रंग था, आसमान की तरह नीला था। और फिर क्या आता है, इनकी जिंदगी में एक नया इंसान आता है जिसका नाम है फेरस यानी कि लोहा। और ये क्या कर देता है आकर के, ये आकर के पहले इनके साथ मित्रता करता है, फिर इस कॉपर से इसका सल्फेट चुरा लेता है और कॉपर फिर क्या पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है। तो कॉपर को बड़ा बुरा लगा कि यार मैंने तो बहुत ही मुश्किल से एक नीला विलियन तैयार किया था और वो क्या पड़ गया, अब मलिन पड़ गया है। तो नीला होता है ये। और यहाँ पे जो फेरस सल्फेट का विलियन है वो किस प्रकार का होता है, आपका मलिन पड़ जाता है। ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है साथियों, आप देखेंगे कि एक क्रियाशीलता की श्रेणी होती है। क्रियाशीलता की क्या होती है, श्रेणी होती है। मैं लिख रहा हूं एक बार, आप उसे दोहराने का प्रयास करेंगे। सबसे ऊपर क्या आता है, लिथियम आता है। उसके बाद क्या आता है, पोटेशियम आता है। फिर सोडियम, फिर आ तो जाएगी क्या, Cu इधर लिख देता हूं।
AgAu। ठीक है, देखो लिथियम, मैं इनके नाम भी लिख देता हूं यहाँ पे साइड में, आपको अच्छा लगेगा। Li यानी कि लिथियम। आपने पोटेशियम से पढ़ा होगा, लेकिन पोटेशियम से ऊपर लिथियम भी होता है, पोटेशियम। इसका नाम होता है भैया क्या, Na यानी कि सोडियम। रेड कलर दिखाई तो दे रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। कैल्शियम, Ca यानी कि कैल्शियम। Mg यानी कि मैग्नीशियम। Al यानी कि एल्यूमिनियम। जिंक, Zn यानी कि जिंक। क्या बोलते हैं इसे, इसे जस्ता भी बोलते हैं, बहुत काम की चीज़ है। Fe लोहा यानी कि फेरस भी इसे हम बोलते हैं। Pb यानी कि अभी भी हमने देखा था, लेड नाइट्रेट बनाया था ना हमने। H बड़ी फेमस चीज़ है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, थनकेड राइटिंग का ना जाइयो। ये है Cu यानी कि कॉपर, ठीक है। Hg पारा, Ag लोजी सुनोजी चांदी की अंगूठी। Au यानी कि सोना, सोना, ठीक है। क्या है ये, सोना, सोने वाला सोना नहीं है ये, सोना गोल्ड है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मैं अगर हाइड्रोजन पे लाइन लगा दूं, एक बार क्या लगा देता हूं मैं, हाइड्रोजन पे लाइन लगा देता हूं, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली श्रेणी जो है, हाइड्रोजन के एक तो ऊपर रह गई और हाइड्रोजन के दो क्या रहेगी, नीचे रह गई। आपको याद रखने का तरीका देखो, ऐसे याद रख लो, कनाका मांगे आलू जिंक फिर लेड है Cu HgAgAu। तो कोई ट्रिक वगैरह आपकी जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो, मैंने तो ऐसे सेट कर रखा है कि कनाका कैनाका, Mg यानी कि मांगे आलू गाजर, कनाका मांगे आलू गाजर, जिंक फिर F यानी कि फिर क्या है, लेड है, जिंक फिर लेड है, जिंक फिर लेड है Cu HgAgAu। याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर ही ऊपर लिथियम आएगा, तो आप लिखना का भी कर सकते हो, लिख है नाका मांगे आलू जिंक फिर लेड है Cu HgAgAu। कैसे भी करके आप इसे याद रख सकते हैं, अपना अपना सेट करने का तरीका होता है अलग अलग, ठीक है ना। कोई कैसे याद करता है, कोई कैसे याद है, इंडिविजुअल चीजें हैं, तो इसमें किसी का कोई वो नहीं है। अब देखो यहां पे आपको न तो ये याद रखना है कि कौन ज्यादा सक्रिय है कौन कम है। आप वापस उदाहरण पे चलिए, वापस यदि आप उदाहरण पे चलते हैं, ये उदाहरण था अपना। अब देखो कॉपर सल्फेट था, क्या था, कॉपर सल्फेट था, कौन आया, Fe आया। अब देखो Fe इसको इसलिए विस्थापित कर पाता है क्योंकि Fe क्या है, ज्यादा ताकतवर है। भैया आपको कोई यदि विस्थापित कर पा रहा है, इसका मतलब या तो ये है कि वो ज्यादा मतलब ज्यादा ताकतवर है, या आप मूर्ख हैं। आप तो मूर्ख नहीं है, तो वो क्या है, अगला भी ज्यादा ताकतवर था। अब कोई मेरे को आगे बोले खड़े हो, तो मैं माथा कौन लगूं भैया, मैं सीट दे दूं अगले कि भाई तू आराम बैठ जा, कोई दिक्कत कोई नहीं, मैं खड़े उड़ जाऊंगा, तुम कहे तो मैं 12 उतर जाऊं नीचे बसूं, आप बात कराएंगे नहीं, सीधी सी बात, आप भाई बस ही कौन चला, सीधी सी बात है। आप हाथ जोड़ी काम चलाने आदमी है। देखो Fe है, FeSO4 बना लेगा और Cu बना लेगा, क्यों बना लेगा, Cu शुद्ध आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, बोल साहब थे आज जो थे बड़ा आदमी हो। तो Fe क्या है, ताकतवर है, यानी कि ये ज्यादा क्रियाशील है, और Cu क्या है, कम क्रियाशील है। तो ये क्रियाशीलता की जो श्रेणी है, क्रियाशीलता की जो श्रेणी है, इसका मतलब Cu तो क्या है, कम क्रियाशील है, Cu क्या है, कम क्रियाशील है, और Fe क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, Fe क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। तो आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि सिर्फ ऊपर वाले कम है ज्यादा है या नीचे वाले कम ज्यादा है। आपके अभी तक आपको ये नहीं पता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक श्रेणी घटता है, क्रियाशीलता क्रम बढ़ता है कि घटता है, ये नहीं पता। तो देखो आप क्या करते हैं, आप एक उदाहरण से इसे समझिए, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको ये नहीं पढ़ना है कि ऊपर से नीचे घटता है बढ़ता है नहीं है, ये है वो है। आप एक उदाहरण से समझिए, आप क्या है कि जब आपके घरों में एक लोहे का गेट तो होगा ही होगा, कन्फर्म होगा, लोहे का गेट मिलेगा ही मिलेगा, और आपने कभी उसको कलर भी किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, नहीं किया है तो करवाया होगा किसी ने किसी से।
तो मैं तो घणो ही रगड़ू मार लग गया जंगड़ा में। देखो क्या करते हैं आप लोहा है आपके पास, आप उसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। आप उसके ऊपर क्या करते हैं, कलर करते हैं। कलर करने का मतलब यह है कि आपने उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई है, आपने उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई है। किसकी चढ़ाई है आपने, उसके ऊपर परत जिंक की चढ़ा दी है। क्या अब लोहा खराब होगा? पहले तो लोहे के ऊपर जंग लग सकता था, लेकिन ऊपर क्या आ गया, जिंक आ गया। ऊपर क्या आ गया, जिंक आ गया। क्या जिंक लोहे को विस्थापित करता है क्या, कि भाई लोहा था आपने उसके ऊपर जिंक का ब्रुश रगड़ दिया, क्या जिंक ने लोहे को विस्थापित किया है क्या? क्या उसने कुछ भी कहा है क्या लोहे को? उल्टा वो लोहे को प्रोटेक्शन और प्रदान कर रहा है। तो क्या बोलेंगे आप कि भाई नहीं, जिंक ने तो लोहे को कुछ नहीं किया। भाई जिंक ने लोहे को क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ये जो लोहा है वो जिंक को क्या नहीं कर सकता, विस्थापित नहीं कर सकता। यानी कि अब क्या होगा, अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो जिंक है वो क्या नहीं कर पा रहा है, लोहे को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। तो ज्यादा सक्रिय कौन हुआ फिर, ज्यादा सक्रिय कौन हुआ? आप सोच समझ के बताइए, सोच समझ के मुझे आंसर दीजिए इसका कि ज्यादा सक्रिय कौन हुआ, ज्यादा सक्रिय कौन हुआ, आप इसका मुझे आंसर दीजिए। तो आप देखते हैं यहाँ पे, पीछे आइए वापस अपने उसी पे। तो इनमें देखो, इनमें ज्यादा सक्रिय कौन है, लोहा है। तो आप बोलेंगे कि ये सर क्या हो गया, ये आपका ज्यादा एक्टिव है। और Cu क्या है आपका, कम एक्टिव है। ठीक है, Cu क्या है, कम एक्टिव है। यहां पे वही अभिक्रिया, में एक अभिक्रिया यहां पे आपको और लिख देता हूं। आप क्या करते हैं, आपके पास मान लो FeSO4 है। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया है। क्या ये जिंक इसके ऊपर कोई अभिक्रिया करेगा, क्या ये लोहे को विस्थापित करेगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये लोहे को विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि जिंक कम क्रियाशील है और Fe क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब अपन लोग कहाँ पे चल रहे थे, अपन लोग चल रहे थे यहाँ पे। ये देखो दो अभिक्रिया ये लिखी हुई हैं। देखो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया होती है, देखो यहाँ पे क्या था, विस्थापन अभिक्रिया में तो ये हो रहा था कि आपके पास एक यौगिक था। आपके पास क्या था, एक यौगिक था। यौगिक के पास क्या हो रहा था, धीरे धीरे एक अकेला परमाणु आ रहा था। जैसे Fe का परमाणु आया, किसका परमाणु आया, Fe का परमाणु आया, उसने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब क्या है, इस बार जो अभिक्रियाएं अपनी हो रही हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही हैं, वो अपनी अभिक्रिया हो रही हैं, डबल अभिक्रिया हो रही हैं अपनी। तो ये जो अभिक्रिया का उदाहरण है वो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस बार पहले हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। इस बार जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं। बड़े ही ध्यान से समझेंगे आप इन चीजों को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप क्या पढ़ते हैं, बहुत देर हो गई अपने को पढ़ते हुए, कॉपर और सल्फेट। क्या हो गई, कॉपर और सल्फेट। ठीक है, ये क्या है आपका, कॉपर और सल्फेट। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब आप अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, कि क्या करवाते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब आप क्या करवाते हैं, CuSO4 के साथ जब आप क्या करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuOH2 यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में चीजों का आदान प्रदान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये आपस में चीजों का आदान प्रदान कर लेते हैं। आदान प्रदान कैसे कर लेते हैं साथियों, देखो Cu है, तो Cu तो क्या है, बहुत ही अच्छा आदमी है। CuSO4 के पास NaOH2 आया है। तो देखो सोडियम है, सोडियम क्या होता है, अब ऊपर आता है तो क्या है, ज्यादा सक्रिय है। सोडियम क्या है भैया जी, मोर एक्टिव है। सोडियम क्या है, ज्यादा एक्टिव है। भाई वो जो श्रेणी हमने पढ़ी थी उसमें ऊपर वाले क्या है, ज्यादा सक्रिय हैं, नीचे वाले क्या है, कम सक्रिय हैं।
तो ये क्या है, ज्यादा सक्रिय है आपका, तो ये क्या करेगा, ये इस SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो कॉपर के साथ हमेशा गलत हुआ है, कॉपर के साथ हमेशा कैसे गलत हुआ है कि ये Na आया, इसने भी क्या किया, इसके साथ फ्रेंडशिप की और इसका क्या चुरा लिया, SO4 चुरा लिया। क्योंकि देखो ऊपर से आते हैं ना के ना का, तो ये सोडियम ऊपर आता है, तो ऊपर आने वाली चीजें क्या है, ज्यादा एक्टिव है, नीचे आने वाली कम एक्टिव है। अभी भी मैंने आपको बताया है ये चीज, ठीक है ना। तो ये ज्यादा एक्टिव हो गया, ज्यादा एक्टिव हो गया, तो ये देखो NaOH है, तो ये NaOH ने क्या बना लिया, Na2SO4 बना लिया। तो दो तो Na थे, SO4 जोड़ दिया, सोडियम सल्फेट बना लिया इसने अपना। फिर क्या बच गया भी, कॉपर के पास ले दे के क्या बचा, OH ही तो बचा, तो OH दो थे, तो CuOH2 यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लिया इसने फिर से। अब देखो कॉपर सल्फेट को बोला कि यार ये तो सोडियम की तो अति हो गई भाई, अब तो पार नहीं पड़ेगी। तो इसने क्या किया, अपने एक पुराने मित्र को याद किया। इसका पुराना मित्र था बेरियम। कौन था भी, कॉपर सल्फेट का एक बहुत ही पुराना यार था बेरियम। ये है साथियों बेरियम, न कि बेरेलियम, ठीक है। ये क्या है, बेरियम है, न कि बेरेलियम है। ये क्या है, बेरियम है, बेरियम Cl2 यानी कि क्लोराइड। और इधर आपका क्या है, वही है सोडियम सल्फेट। क्या है आपका, सोडियम सोडियम और सल्फेट है। देखो सोडियम सल्फेट है, बेरिलियम बेरिलियम नहीं, बेरियम क्लोराइड है। अब ये क्या बना लिया इसने, बेरियम सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया इसने, इसने बना लिया साथियों बेरियम और सल्फेट। क्या बना लिया इसने, बेरियम सल्फेट बना लिया। और इधर देखो अब इस बार क्या हुआ, और सोडियम तब उपकड़ आए हुए, क्या तब आयो, बेरियम का तब आए हुए किया एंग उपकड़ के लिए बोले भाई भाई देखो ये है गए भाई, ये बेरियम जो था वो इसका फ्रेंड था, किसका, कॉपर का था। तो कॉपर ने इसको बोला कि भाई तेरी क्लोराइड जा नहीं तो जान दे आपने, भाई तेरा अगर क्लोराइड जाता है तो जान दे, आपने सल्फेट पाछी ला दी। तो बोले ठीक है तू चिंता ना कर, तेरे सल्फेट ने मतलब घरे जरूर रख लिया, जान कौन दिया, सोडियम ने कौन खान दिया, और कोई बात नहीं। तो देखो बेरियम ने क्या किया कि इसके पास गया और अपनी सल्फेट को भी उसके कहने पर, कॉपर के कहने पर क्या कर दिया इसने, इसको वापस ले आया, किसको, अपनी सल्फेट को। अब चाहे आपके अंदर रखा चेकिंग करा, लेकिन ले आए हो बन। अब सोडियम का क्या पांति आयो, सोडियम का पांति आयो क्लोराइड, ओ के बन गयो, ओ बन गयो नमक। बोल तेरे ने बोल दिया रो सोडियम आ गालता, तू क्या बन गयो, नमक बन गयो। नमक था ना किसी को खारो है नहीं जमा, तो नमक क्या होता है, खारा होता है। ये बना लिया इसने सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम जो है ना वो सदा ही आग गाला, सोडियम ने फिर के बोले एक लो कर दियो, एक लो करके इन पानी में गिर दियो, बोले डुबो के मार दियो। ओ बड़ो पानी में जाके आग लगा दी, बोल क्या की चीज है, पानी में आग लगावे। तो इन्हें डुबो के मारने खातिर पानी में गिरो, लेकिन पानी के मैंने क्या कर दी, पानी में बाढ़ दियो, पानी में मैंने विस्फोट कर दियो। बोले सोडियम काम की चीज तो कोनी। जे वह तो ईरान कट नक के काटा तो इन कट्ठे गिरो, फिर एन गिरो किरास नहीं तेल गमाइन, यानी कि इसे टेका जाता है फिर कहां पे, केरोसिन में, ठीक है। कट्ठे टेक्यो फिर इन, यानी कि लास्ट में जो इसका भंडारण है वो केरोसिन तेल के अंदर कर दिया गया। तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। तो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बेसिकली ये जो एग्जाम्पल है आप इस पे ज्यादा फोकस करें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी एक बार ये क्वेश्चन यूं का यूं आया हुआ है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप देखेंगे कि चीजों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है। बाकी कहानी याद मत रखना कि कौन किसका दोस्त है, कौन ये है, वो चीजें आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आप चीजों पे फोकस करें। ये जो चीज है इसने, बेरियम ने तो इसके साथ संयोग कर लिया और सोडियम ने क्लोराइड के साथ संयोग करके दो नमक के अणु बना लिए। और ये जो दो नमक के अणु बने हैं वो इस विलीन के अंदर ही रहेंगे। ये जो श्वेत अवक्षेप देते हैं वो इसके अंदर रहकर ही देते हैं। तो ये चीजें भी अपनी हो गई थी। हाँ एक ये अभिक्रिया रह गई, ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप देखेंगे कि देखो AgNO3 है, KCl है, तो आपस में चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। देखो Ag है, Ag किसके साथ संयोग कर रहा है, Cl के साथ। ये NO3 है वो किसके साथ संयोग कर रहा है, K के साथ। तो AgCl ये इसने क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड बना लिया। क्या बना लिया इसने, सिल्वर क्लोराइड बना लिया, फॉरन सिल्वर जिसे बोलते हैं। KNO3 यानी कि पोटेशियम, K यानी कि पोटेशियम हो जाएगा,
और NO3 यानी कि क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रेट हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, KCl आपका क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर 6 नंबर कॉपर सल्फेट वाली, ये ज्यादा एक्टिव है, ये मैंने आपको बता दिया था, मलिन पड़ जाता है। तो इसका लैंग्वेज में क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोते हैं तो वो उसका नीला रंग वो गायब क्यों हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर Fe ने क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। वो जो क्रियाशीलता वाली श्रेणी है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर ये श्रेणी हो गई। ये लिथियम ज्यादा एक्टिव, ये क्या करते हैं, ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम घटता जाएगा। यानी कि ये देखो Cu है, ये कम क्रियाशील होता है। ये जो देखो H से जो नीचे है ना, ये जो H से नीचे हैं ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं। इनमें इतनी क्षमता नहीं होती। जैसे मान लो आप कॉपर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो लेड को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। लेकिन सोडियम के अंदर ये पावर होता है, सोडियम के अंदर ये पावर होता है कि वो किसको विस्थापित कर देता है, वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये जो क्रियाशीलता की श्रेणी है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। फिर ये मैंने आपको बता दी, ये तो अपनी डिस्कस ऐसे चल रही थी। तो आज हमने 2 विक्रियाएं पढ़ी हैं। पहले आधी क्लास में तो हमने कल वाले जो संयोजन वियोजन वाला पार्ट पढ़ा था, और आगे हमने विस्थापन और द्विविस्थापन विक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। तो कल अपनी चर्चा फिर से पहले पार्ट को लेकर रहेगी। पहला पार्ट थोड़ा बड़ा बड़ा है, और आप पेशेंस बनाए रखिए, आराम से धीरे धीरे अगर चीज़ों को आप समझते जाएंगे तो आप चीज़ों को आसानी से सरल भाषा के अंदर आराम से समझते जाएंगे और आपको चीज़ें याद भी होती जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी पार्ट में पहला जो अपना केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है उसका नेक्स्ट पार्ट अपना रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी तैयारी में मगन रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।